वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर सारी जी। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का सेकेंड मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक और सेकेंड लास्ट टॉपिक। आज कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम एज वेल एज कैस्टिग्लियानोज थ्योरम, उसका डेरिवेशंस, उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको स्टार मार्क कीजिएगा और हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना पाएँ, है ना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट डे कुछ कुछ प्रॉब्लम दिए थे, फिर असाइनमेंट भी दिए थे, वो आप लोग देख सकते हैं। असाइनमेंट ये दिए थे, उसके बाद फिर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कैस्टिग्लियानोज थ्योरम। सो कैस्टिग्लियानोज थ्योरम जो है ये 1879 में मिस्टर कैस्टिग्लियानोस पब्लिश किए थे, जो कि दो दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन दिए थे। दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन दिए थे। पहला, आपको पता है कि जितना भी थ्योरम है वो दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन कौन कौन सा देता है। पहला देता है टू फाइंड स्लोप एंड दूसरा टू फाइंड डिफ्लेक्शन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जितना भी मेथड्स है, जो भी मेथड्स है वो दो। आज देखिए, आज हम लोग जॉयस्टिक भी बनाए हैं खुद से, तो आज लिखने में थोड़ा इजी होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो मेथड्स देता है। पहला क्या दिया। पहला ऑब्वियसली आपको पता है स्लोप देता है या फिर डिफ्लेक्शन देता है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो है टू फाइंड दी डिफ्लेक्शन, है ना। टू फाइंड दी डिफ्लेक्शन, करेक्ट, टू फाइंड दी डिफ्लेक्शन, है ना। पहला थ्योरम। तो पहला थ्योरम क्या बोला, इन अ लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन एनर्जी को कैसे डिनोट किया जाता है, यू से डिनोट किया जाता है ना, यू से डिनोट किया जाता है। और क्या बोला कि इलास्टिक स्ट्रक्चर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द लोड, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द लोड इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन, है ना। देखते हैं मैं कैसे कैसे कर रहा हूं। इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट वेयर द लोड इज एक्टिंग, है ना। द डिफ्लेक्शन बीइंग मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। मान के चलो कोई भी एक, मैं सिंपली सपोर्टेड बीम ही ले लिया, मान के चलो सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया। यहाँ पे कोई लोड लग रहा है P किलोमीटर, तो इसका डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली इलास्टिक कर्व कैसे बनेगा। इलास्टिक कर्व कैसे बनेगा बताओ। इलास्टिक कर्व मेरा जो बनेगा वो इलास्टिक कर्व बनेगा आपको, इलास्टिक कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। और इसके बीच का जो डिफरेंस है यही तो होता है डिफ्लेक्शन, होता है कि नहीं। इसके बीच का डिफ्लेक्शन जो है, बीच का जो डिस्टेंस है वही है मेरा डिफ्लेक्शन, है ना। तो डिफ्लेक्शन है, तो अब आपको पता चल गया ये जो बीच में जो पार्ट बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मेरा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, हुआ ना। तो ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और लोड भी मेरा इसी डायरेक्शन में है ना। देखो यहाँ पे लोड भी मेरा इसी डायरेक्शन में है, तो मेरा क्या हो गया, लोड के ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मेरा यहाँ पे आ रहा है ना। ओके, नाउ लिमिटेशंस इसका जो है इसी स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लिमिटेशंस जो भी है इसका इसी में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग लिमिटेशंस को बाद में डिस्कस करेंगे। सो सिंपली क्या बोला कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड लोड एट दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब लोड का एक्ट कहाँ पे करेगा, उसी पॉइंट पे जहां पे हमको डिफ्लेक्शन निकाल। डिफ्लेक्शन कैसे होगा, जिस डायरेक्शन लोड होगा, जिस डायरेक्शन लोड होगा उसी डायरेक्शन डिफ्लेक्शन होगा, इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कैस्टिग्लियानोस थ्योरम इज ओवर। नाउ फॉर सेकंड स्टेटमेंट, that is theorem 2. This is to find what, to find रोटेशन या फिर स्लोप और वी कैन से रोटेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो नाउ सेम डेफिनेशन, कुछ भी चेंज मैं नहीं किया हूं। सेम डेफिनेशन इन एन इलास्टिक स्ट्रक्चर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। देखिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मोमेंट एट दैट पॉइंट, लेट द पॉइंट इज आई एट दैट, और मान के चलो आई नहीं देखिए, आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो 1, और मान के चलो ए पॉइंट दे रहे हो, ए पे अगर आपको निकालना है,
इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द रोटेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यही क्या है मेरा थ्योरम सेकेंड बोल रहा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू स्टैंड फॉर व्हाट, यू स्टैंड फॉर क्या कर रहा है, यू किस चीज को स्टैंड कर रहा है, बताओ जल्दी बताओ। ये हो जा रहा है, ये किस चीज को स्ट्रेन, ये कर रहा है स्ट्रेन एनर्जी को, है ना। ये क्या कर रहा है स्लोप या फिर रोटेशन को, है ना। ये एम किस चीज को कर रहा है, मूवमेंट को। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो दोनों थ्योरम ओवर हो गए, फिर से एक बार रिकॉल कर देते। पहला थ्योरम क्या बोल रहा था, पहला थ्योरम बोल रहा था कि पहला थ्योरम क्या बोल रहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड विल गिव यू द डिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा था सेम चीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट विल गिव यू द स्लोप, करेक्ट। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब इसका पहले प्रूफ देख लेते, फिर लिमिटेशंस को जानेंगे, है ना। तो प्रूफ कैसे हुआ, प्रूफ देखिए। मान के चलिए एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, इस तरह का आपको बीम दिख रहा होगा, इस तरह का बीम लगा, यहाँ पे रिएक्शंस है, यहाँ पे रिएक्शंस है ना। अब मैं क्या किया, बहुत सारा लोड लगाया, वेरियस टाइप्स ऑफ लोड लगाया मैंने, यहाँ पे लोड लगाया। पहला लोड मेरा क्या था, P1 P2 P3, P1 P2 P3, है ना, सब दिया हुआ है, P1 P2 P3। इसके कारण अब फिर इस लोड के कारण क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, इलास्टिक कर्व वैसे ही बनेगा, और इलास्टिक कर्व और इसके बीच का डिफरेंस होगा, वही मेरा क्या हो गया, डेल्टा हो गया। तो ये हो गया, ये 3 है तो यहाँ पे डेल्टा 3, ये 2 है तो यहाँ पे डेल्टा 2, और ये 1 है तो डेल्टा 1। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेम प्रोजेक्शन में फिर से एक बार ड्रॉ किया, सेम प्रोजेक्शन में फिर से एक बार ड्रॉ किया। अब क्या किया, सेम लोड यहाँ पे P1 लग रहा है, P2 लग रहा है, P3, सॉरी यहाँ पे मेंशन कर ली, दिस इज P3, ये क्या हो गया, ये हो गया P3, है ना, ये हो गया, इसको मिटा दो, ये हो गया P3, है ना। अब हम क्या किए, एक बहुत ही छोटा सा लोड यहाँ पे डेल P1 यहाँ पे लगा दिए, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब उसके कारण क्या हुआ, जनरेट हुआ फिर से एक फाइन, बहुत एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ, है ना, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ। वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डी डेल्टा 1, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 वाला है तो डी डेल्टा 2, और यहाँ पे 3 वाला है तो डी डेल्टा 3, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिगर क्या हो गया, फिगर हो गया सिंपल बीम विथ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और यहाँ पे सिंपल बीम विथ एन एडिशनल लोड, एडिशनल लोड क्या हो गया, डेल P1, जो कि यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड अलग कहाँ रहा है, लग रहा है इसी पे, एक P1 लग रहा था और फिर एक लगा डेल P1, है ना, ओके। सो अब देखिए हमको पता है, क्या पता है कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ही होता था U इक्वल्स टू, हम लोग देखे थे लास्ट वीडियोज में, U इक्वल्स टू P1 इंटू डेल्टा 1, होता था कि नहीं होता था, यस सर बिल्कुल होता था। तो सेम यहाँ पे 3 लोड लग रहा था, इसीलिए 1/2 P1 इंटू डेल्टा 1, 1/2 P2 इंटू डेल्टा 2, और तीसरा 1/3 P3 इंटू डेल्टा 3। इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ लोड, सो वी कैन राइट हियर डॉट 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 1/2 Pn डेल्टा n, बट यहाँ पे 3 ही है, हम लोग 3 लिए हैं, 3 कंसीडर किए, इसलिए हम लोग उतना ये नहीं करेंगे। तो क्या बोला, अब फिर कंसीडर किया कि लेट द एडिशनल लोड डेल P1, जो कि हम लोग लगाए, एडेड आफ्टर द लोड P1 P2 P3 आर अप्लाइड, एंड d delta 1 d delta 2 and d delta 3 be an additional deflection, then the additional strain energy। अब एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी कितना जनरेट होगा, तो एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी जो जनरेट होगा वो मेरा ये होगा 1/2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था, बताया था 1/2 P dP1 इंटू डी डेल्टा 1, जो कि हम dP1 एडिशनल लोड लगाए थे, dP1 एडिशनल लोड लगाए थे कि नहीं लगाए थे, ये जो dP1 है ये एडिशनल लोड है, क्या है, ये एडिशनल लोड है ना, एडिशनल लोड है, प्लस अब एज इट इज जैसे डिफ्लेक्शन हो रहा था P1 इंटू डी डेल्टा 1, है ना, फिर P2 इंटू डी डेल्टा 2, और तीसरा
P3 इंटू डी डेल्टा 3। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लिए, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या करेंगे, क्योंकि एक तो हो रहा था, एक तो जनरेट हो रहा था किसके वजह से, एक जनरेट हो रहा था P1 P2 और P3 के कारण हो रहा था ना। अब मेरा क्या हो रहा है, इसके कारण जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, u प्लस डेल यू, है ना, u प्लस डेल यू मतलब 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ दिए। तो 1 और 2 इक्वेशन को जोड़े तो आप देखेंगे सारा पार्ट जुट गया, यहाँ पे जुट गया, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। एज इट इज जैसे था वैसे ही हम लोग जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, इफ, अब क्या बोल रहा है, इफ P प्लस डेल P1 मतलब P1 जो लग रहा था अर्लियर और डेल P1 जो हम लोग एडिशनल लोड लगाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशनल लोड, है ना। एडिशनल लोड लगाए कहां पे, P1 पे, और उसके बाद P2 P3, तो एज इट इज है, वेयर टू बी अप्लाइड साइमल्टेनियस। अगर एक ही साथ अप्लाई किया करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, तब 1/2 तब मेरा क्या हो जाएगा बताओ, तब मेरा क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, तब मेरा हो जाएगा 1/2 जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 P1 प्लस डी डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब आपको पता होगा कि ये सर कहाँ से आ गया, ये इक्वेशन आपने जो लिख दिया। तो सर देखिए मेरा स्ट्रेन एनर्जी कितना हो रहा था, स्ट्रेन एनर्जी जनरल सिस्टम में P1 इंटू डेल्टा 1 हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था सर। अगर हम इस डेल यू को कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 डेल P1 इंटू डेल 2 सॉरी डेल 1 होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी बताओ, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर कंबाइन इफेक्ट करना है, क्या करना है, कंबाइन इफेक्ट करना है ना। तो कंबाइन इफेक्ट करेंगे तो कैन वी राइट इट एज u प्लस डेल यू इक्वल्स टू u प्लस डेल यू इक्वल्स टू, नहीं मिट रहा है यार, ओके नो प्रॉब्लम। u प्लस डेल यू इक्वल्स टू क्या हो गया, P1 प्लस डेल P1 होगा कि नहीं होगा, एडिशनल लोड इनटू, तो ये टोटल टर्म P हो गया। अब डेल्टा वाला टर्म रहेगा तो डेल्टा 1 प्लस डी डेल्टा 1 होगा कि नहीं होगा, ये इक्वेशन आ गया। अब आप देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है ना, देख लो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ना, वही लिखा है। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि हम लोग P1 पे ही लगाए एडिशनल लोड, इसलिए ये P2 एज इट इज रहेगा और P3 भी एज इट इज रहेगा, है ना। अब मेरा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को घटा देंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या किए, घटा दिए। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जो घटाए हम, तो मेरा आ गया, इसको घटाइए आप लोग कॉपी पेन पे, तो आप लोग देखिएगा कि ये टर्म आ रहा है, दैट इज 1/2 P1 डेल्टा 1 प्लस 1/2 P2 डी डेल्टा 2 प्लस 1/3 P3 डी डेल्टा 3 इक्वल्स टू 1/2 P1 सॉरी डेल्टा P1 इंटू डेल्टा 1, है ना। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया मेरा, 5 हो गया। अब क्या बोल रहा है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन 2 से हमको पता था, इक्वेशन 2 कहाँ था, इक्वेशन 2 यहाँ था। अब आप देखो इक्वेशन 2 से मेरे को पता था, ये पता था, है ना, ये पता था इक्वेशन 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या किए, वी हैव, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरा क्या हो गया, ये और ये को इक्वेट कर दो, है ना, ये और ये को इक्वेट कर दो। तो इक्वेट जैसे ही करोगे तो अब आपको पता है, इसको इक्वेट कर दिए तो आपको पता है कि ये टर्म बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, बिकॉज इसमें डी P1 है और डी डेल्टा 1 है। तो नेग्लिजिबल वैल्यू को हम क्या किए, एलिमिनेट कर दिए। तो एलिमिनेट किए तो टर्म क्या बचा, एलिमिनेट किए तो टर्म मेरा ये बचा, कौन सा टर्म बचा, 1/2 du बचेगा कि नहीं, देखो इतना इक्वल्स टू ये बचेगा, वही लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया ना, ओके। तब मेरा क्या हो जाएगा, अब क्या करोगे, अब कुछ ज्यादा घबराना नहीं है, अब करना क्या है, इसको काट दो, 1/2 को काटो, 1/2 को काटो, तो बचा क्या, डेल यू इक्वल्स टू डी P1 डेल्टा, है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, डेल यू बाय डेल
P1 इक्वल्स टू डेल्टा वन। प्रूफ हो गया? क्लियर है कि नहीं है? कि कोई दिक्कत है? बताओ, अभी बताओ, कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होना चाहिए। ओके, सो 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 अब क्या करना है? सिमिलरली अगर हमको ith लोकेशन पे हमको निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल पी आई इक्वल्स टू डेल आई। मतलब ith पोजीशन पे हमको डिफ्लेक्शन अगर निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन u का करेंगे। u क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड, विल गिव यू द डिफ्लेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन, और लोड को वहीं पे लगाएंगे जहां पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना। सिमिलरली सेम चीज अगर u को हम क्या किए, m के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिए पार्शियली, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा आई। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो क्लियर है। अब बात आती है क्या? अब बात आती है कि व्हाट आर इट्स, अब बात क्या आता है कि लिमिटेशन क्या है इसका? क्या चीज आता है? लिमिटेशन क्या है? तो पहला लिमिटेशन क्या था? तो पहले ही बोल दिया था, पहले ही क्या बोल दिया था? देख लो एक बार, आप लोग स्टेटमेंट भूल गए होगे तो देखो। इन अ लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर, क्या बोला था? इन अ लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर। लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? ये पहला लिमिटेशन हो गया कि ये वहीं पे एप्लीकेबल होगा वेयर दे ओबे, सॉरी, हुक्स लॉ। करेक्ट? जहां पे हुक्स लॉ होगा वहीं पे ये एप्लीकेबल होगा। करेक्ट? सो ये हो गया इसका लिमिटेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। आज के वीडियो का थोड़ा उतना ज़्यादा इसमें लेंथ नहीं बढ़ेगा वीडियो का, पर बने रहिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है मैक्सवेल थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्रैक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, है ना? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बोलते हैं। करेक्ट? ठीक है, ये थ्योरम के बारे में मैं कुछ चीज बता देता हूँ कि ये थ्योरम जो था, ये थ्योरम आपको पब्लिश हुआ था 1864 में। कब पब्लिश हुआ था? वेट कीजिए, कलर चेंज करता था ताकि आपको समझने में इजी हो। ये पब्लिश कब हुआ था? 1864 में, मतलब डिराइव हुआ था 1864 में, है ना? बट ये यूजफुल नहीं हुआ था बिकॉज इसको एप्रिसिएशन कब मिला, मतलब इसका यूज जब शुरू हुआ, वो यूज शुरू हुआ आपको 1886 में। और किसने डिराइव किया था ये तो पता ही होगा, किसने डिराइव किया था? ये डिराइव किया था आपको मैक्सवेल ने। किसने डिराइव किया था? मैक्सवेल ने। इसीलिए इनके नाम पे ये थ्योरम पड़ गया मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। रेसिप्रोकल क्यों पड़ा वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? ये 1864 में कब बना था? 1864 में, लेकिन विख्यात कब हुआ? 1886 में। क्यों? क्योंकि म्यूलर ब्रेसलॉ एक साइंटिस्ट जो कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम दिए हैं उसको यूज किए। म्यूलर ब्रेसलॉ इस प्रिंसिपल को यूज किए इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस के लिए, तब फिर इसका जो है फेम बढ़ा इस थ्योरम का, है ना? ओके, ये थ्योरम क्या बोल रहा है? मान के चलो कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन होगा, लाइक दिस, ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड, लेट्स से एक्सटर्नल लोड इज P1 P2 and their deflection is डेल्टा 1 डेल्टा 2, है ना? तो क्या बोला कि अगर इस लोड को हटा दो, एक ही लोड लगाओ, क्या बोला? एक ही लोड लगाओ। अगर P1 लग रहा है, इसके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन 1 होगा, इसके कारण डिफ्लेक्शन 2 होगा, है ना? और दूसरे फिगर में फिर क्या बोल रहा? P2 लगा, है ना? P2 लगा तो बोला कि डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 हो जाएगा। इस चीज को प्रूफ करना है, मतलब P1 के कारण जो लोड लगा वो डेल्टा 2 था, वो बराबर हो जाएगा P2 के कारण जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ। मतलब समझ रहे हैं ना? अभी आपको एक फिगर देखिएगा, वहां पे और क्लियर हो जाएगा।
देखिए इस फिगर को गौर से देखो, क्या बोल रहा है पहला फिगर क्या बोल रहा है, पी लोड लग रहा है, पी लोड इज एक्टिंग एट पॉइंट बी ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम सी डी, है ना, और ए पॉइंट मेरा ये है और बी पॉइंट मेरा ये है ना, ए पॉइंट मेरा P1 लोड लग रहा है कहाँ पे, बी पे, ए पॉइंट मेरा ये है, सी डी मेरा बीम का नाम है ना। तो क्या हो गया कि ये बोला कि अगर पी बी पे लग रहा है तो डेल्टा ए इज इक्विवेलेंट टू, सेम होगा अगर पी ए पे लगेगा, है ना, तो यहाँ पे जो डेल्टा बी फॉर्म हो रहा है इसके सेम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब पहला क्या बोले, डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू यूनिट लोड एट बी, है ना, और दूसरा क्या बोले, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड एट ए, दोनों सेम होगा, है ना। कैसे होगा अभी हम लोग देखते हैं। तो ये डायरेक्ट बोल दिया कि सेम हो जाएगा, अब कैसे होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट जो अभी मैं बताया सेम वही चीज है, एज इट इज है। डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू द लोड एट बी, मतलब डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू लोड एट बी। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू लोड एट बी, मतलब ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एट ए, ये है ना, ये इज सेम, मतलब डेल्टा ए जो है सेम हो जाए, इक्वल हो जाएगा एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी, है ना, ड्यू टू सेम लोड एक्टिंग एट पॉइंट ए, ड्यू टू सेम लोड एक्टिंग एट पॉइंट ए, है ना, मतलब ए पे लोड के कारण बी पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वही लोड अगर बी पे लगेगा तो ए पे डिफ्लेक्शन वही लोड अगर ए पे लगेगा तो बी पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये हमको प्रूफ करना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो लेट अस सी, पहला व्हेन P इज, पहला क्या बोला प्रूफ, व्हेन P इज एक्टिंग एट बी, मतलब इस फिगर के बारे में बात हो रहा है ना। लेट द डिस्प्लेसमेंट एट ए इज डेल्टा बी मतलब ये, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट एट बी इज डेल बी, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन पता है 1/2 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली दूसरा क्या हो गया, अगर सेम चीज ऐसे रहेगा तब मेरा वर्क डन क्या हो जाए 1/2 पी इंटू डेल्टा, मतलब यहाँ पे क्या लेट, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट हो जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट व्हेन पी इज एक्टिंग एट ए, यहाँ पे बी था, यहाँ पे इस स्टेटमेंट सेकंड वाले में ए हो जाएगा। लेट द डिस्प्लेसमेंट एट बी इज डेल्टा बी लिखते जाइए, एंड डिस्प्लेसमेंट एट ए इज डेल ए, करेक्ट, एज इट इज है जैसे है। तब मेरा क्या हो गया, सो इमेजिन P इज अप्लाइड फर्स्ट एट B देन एट A, मतलब पहले इमेजिन कर लिए B पे लग रहा है, फिर इमेजिन क्या किए, फिर इमेजिन कर लिए A पे लग रहा है ना। तो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा 1/2 P डेल्टा B प्लस PB प्लस 1/2 P डेल्टा A, है ना, करेक्ट है। अब अगर P जस्ट रिवर्स इस पे A पे लगेगा, मतलब इस केस को हम लोग कंसीडर कर, पहले वाला ये इस केस को कंसीडर किया तब मेरा ये आया, है ना, दूसरा केस अगर कंसीडर करेंगे तो मेरा ये आएगा। अब दोनों केस तो चूंकि वर्क डन दे रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद मेरा फॉर्मुलेशन कुछ इस तरीके का आया, अब आप कलर चेंज कर लेंगे तब आपको समझने में ईजी होगा, है ना, कलर चेंज कर लेंगे तब आपको समझने में ईजी होगा। तो चलिए हम लोग कर ही लेते हैं कलर चेंज, क्या, और कलरफुल पढ़ने में मज़े आता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 P डेल्टा बी, यहाँ पे 1/2 P डेल्टा, बिकॉज यहाँ पे बराबर का साइन है ना, बराबर का साइन है। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे फिर 1/2 P डेल्टा है, 1/2 P डेल्टा है, तो बचा क्या, बचा मेरा P डेल्टा B इक्वल्स टू P डेल्टा A। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा अगेन क्या हो गया बताओ, अगेन मेरा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, डेल्टा बी इक्वल्स टू डेल्टा ए। प्रूफ हो गया थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अगले दिन के वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, फिर मॉड्यूल 2 समाप्त होगा, उसके बाद मॉड्यूल 3 में आई थिंक हम लोग ट्रस्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।